अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एशिया कप का इख्ताम हुआ और वर्ल्ड कप के बिल्कुल हम दहाने पर हैं। एशिया कप का इख्ताम शायद वैसा नहीं था जैसा हम सब सोच रहे थे कि वैसा होगा, बड़ा ही एक वीक सा मैच हुआ। तो इस पर बात करने के लिए एज़ यूजुअल हमारे एक्सपर्ट्स आशिक भाई और यासिर भाई मेरे साथ शामिल हैं, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम आशिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? कैसी तबीयत है आप दोनों की? वालेकुम सलाम, सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सब जी, खैरियत वालेकुम है सर? अस्सलाम सलीम भाई, बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट सर। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आप दोनों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और वहीं से हम लोग जो है ना इस प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। तो वो चीज़ है नासिर भाई श्रीलंका के साथ जीतते हैं और दोनों जब केसेस में जो भी ये ट्वीट देंगे वो उसमें मैं शामिल होऊँगा, तो आई विल बी जब द मैं पार्ट ऑफ द कहता हूँ पार्टी। कि इंडिया जीतेगी तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी। बिल्कुल हम सर। समझ गए आप क्या बिल्कुल कह सर। रहे हैं, लेकिन स्टिल इस श्रीलंका के जो एफर्ट्स हैं, जो टीम वर्क है उनका, उसको भी हुँ। आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी, तो मेरे प्यारे-प्यारे भाइयों, आशिक भाई इंडिया, यासिर भाई श्रीलंका, क्या हुआ श्रीलंका ने फाइनल के अंदर? वॉट लगा दी है, मेरी नहीं सबकी वॉट लगा दी है श्रीलंका ने। इतनी वैसे उम्मीद नहीं थी हमें कि श्रीलंका इतना घिर जाएगा और इतने बड़े इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली टीम 50 रन्स बना के, और उसके बैट्समैन और उसकी सारी की सारी टीम मैनेजमेंट पे, कैप्टन पे, खिलाड़ियों पे सवालिया निशान तो बनता है फिर कि कैसे वो 50 रन्स में, नो डाउट कि बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है, जितनी भी तारीफ करें कम है, लेकिन आखिर दूसरी तरफ भी तो बैट्समैन खड़े थे ना, कोई गली कूचे के तो प्लेयर्स नहीं थे ना, वो भी ट्रेंड बेस्ट बैट्समैन थे और फिर फाइनल तक पहुंचे, अच्छी अच्छी टीमों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान हरा कर पहुंचे। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो आशिक भाई, आपकी फ़ेवरेट टीम इस दफ़ा आपका गेस ठीक हो गया। क्या कहेंगे इस बारे जी, में? कह सकते हैं कि गेस भी ठीक हो गया, लेकिन ऑन पेपर इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग टीम थी। और मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि श्रीलंकन ने जो मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, ऐसा लगा कि ये वो टीम ही नहीं है जो पाकिस्तान को हरा के सामने आई है। और हुँ, हुँ। क्रिकेट में होता ये है कि जब आपकी एक विकेट जाती है, तो आप बॉलर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, आप कहीं बिल्कुल। न कहीं थोड़ी-सी डिफेंडिंग अप्रोच लेके आते हैं। लेकिन इनको क्या लग रहा था, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ आने वाला बैट्समैन अच्छा रन रेट लेके चल रहा था। इनको कहीं न कहीं लग रहा था कि हम लोग इस तरह यहाँ पे भी बैटिंग कर लेंगे, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस थी। जो टॉस के बाद बारिश हुई, उसने कहीं न कहीं श्रीलंका और यासिर भाई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही बात है। तो यासिर भाई आप क्या कहते हैं? वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग स्पेशली फॉर श्रीलंका? मेरे देखिए ख्याल से कहीं सही भी नहीं गई लेकिन फिर भी। श्रीलंका को कुछ भी कहने से पहले हम सबको ये मानना पड़ेगा कि वो दिन मोहम्मद सिराज का था। आउटस्टैंडिंग हुँ, बॉलिंग उसने की है, परफॉर्मेंस उसकी देख लें, हालाँकि पिछले कुछ मैचेस की बात करते हैं एशिया कप की ही, तो इतना ना तो वो फ्रूटफुल रहा था अपनी टीम के लिए, और वो डिप्रेशन में था डेफ़िनेटली, क्योंकि हम लोग मैचेस में उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था। लेकिन ओवरऑल उसने जो मेरे ख्याल में जो हम पॉइंट अगर ढूँढें तो उसमें एक रीज़न यही है कि मोहम्मद सिराज की बॉलिंग्स हैं, बॉलिंग ने श्रीलंका की बैटिंग को जिस तरह से तबाह किया है, वो मेरे ख्याल में एक मिसाल है पूरी क्रिकेट तारीख में। और ये एक मिसाल वैसे बन गई है कि इतने बड़े टूर्नामेंट का फाइनल हो और इतनी बड़ी एक टीम जो है वो 50 रन्स पे आउट हो, तो मेरे ख्याल में इससे रेडिकुलस जो है वो फाइनल क्रिकेट की तारीख में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस की बात मैंने पहले की, कम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है इंडिया के लिए, और शुरू से ही फ्रॉम द बॉल फर्स्ट वो इस गेम पे हावी रहे हैं, और आखिर में रिजल्ट्स वही हुए हैं कि श्रीलंका, आपने पूछा कि गलतियाँ कहाँ पे हुई, तो गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल में वो गिनते जाएँ तो बड़ी लंबी एक लिस्ट बनती है। ओवरऑल गलती ये है कि कोई भी बैट्समैन उनका टिक के खड़ा नहीं हुआ है, रुक के खेलना चाहिए था। 50 ओवर से T20 नहीं था, हुँ, हुँ। उनको 50 ओवर्स कम से कम रुकना चाहिए था। हर बैट्समैन हमने देखा है जो भी आया है, वो जल्दी में था। क्या रीज़न थी वो नहीं पता, लेकिन हकीकत ये है कि उनके बैट्समैन अगर रुक के खेलते, स्विंग हो रहा था, बॉल स्विंग हो रहा था, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ थी, लेकिन दूसरी तरफ में पहले कहा कि बैट्समैन थे, उनको थोड़ा-सा रुकना चाहिए था विकेट पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आशिक भाई आपका क्या एनालिसिस है इस बारे में? सर, इसमें मैं यही कहूँगा कि यासिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिराज का दिन था। उसने बॉलिंग बहुत ही अच्छी करवाई और जाते-जाते वो जो एक सबसे अच्छा काम ये कर गया कि ग्राउंड्समैन्स को अपनी प्राइज़ मनी दे गया। और ये एक बहुत ही अच्छी उसने रीत डाली है, जो आगे भी अगर दूसरे प्लेयर्स इसको फ़ॉलो करेंगे, तो ये क्रिकेट के लिए कहते हैं ना कि जेंटलमैन्स गेम, ये बहुत ही अच्छी रीत उसने डाली है। लेकिन वो श्रीलंका के कॉन्फिडेंस पे एक ऐसा डेंट डाल गया है, जो वर्ल्ड कप में उनको हॉन्ट करता रहेगा।
और बाकी बैट्समैन के लिए इसमें कुछ बचा ही नहीं था कि वो आए कोई भी 50 रन्स। और यासिर भाई ने कहा कि इतना रिडिकुलस फाइनल नहीं देखा, इससे मिलता जुलता फाइनल शायद हमने 99 में खेल चुके हैं। यासिर भाई आप क्या कहेंगे इस पे? लेकिन देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं रीसेंट क्रिकेट की मिसाल दूं ना, जहाँ पे आपके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, आपके पास प्रैक्टिस करने के मौके हैं, फिर आपके कोचेस वेल ट्रेन्ड स्टाफ आपके साथ हो, आपके डगआउट्स में थिंक टैंक मौजूद हो, तो फिर ऐसी रेडिकुलस जो है वो हार भी वो एक तारीख बन जाती है, जो कि मेरे ख्याल में श्रीलंका ने डेफिनेटली, मुझे नहीं पता कि वहाँ के फैंस की क्या पोजीशन होगी, लेकिन पाकिस्तान की अगर इस तरह की अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन होती तो यकीन जाने बड़े टीवी टूटने थे, बड़े जो है वो हंगामे होने थे। पता नहीं श्रीलंका की क्या पोजीशन है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत बुरा दिन था क्रिकेट के लिए और क्रिकेट के शायकीन के लिए, क्योंकि ऐसा फाइनल कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ट्रू सर। वैसे जिस तरह आप सबने कहा है कि मोहम्मद सिराज का शायद दिन था, तो आप लोगों को पता भी होगा कि मोहम्मद सिराज ने जो है ना फास्टेस्ट ओडीआई 5 विकेट हॉल भी कंप्लीट किया है, और उसने जो है ना ही इज़ नाउ इन पावर विद शर्मिंदा वास, जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2003 के अंदर ये रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद ही इज़ द सेकंड फास्टेस्ट बॉलर टू रिकॉर्ड 50 विकेट्स इन 1002 बॉल्स ओनली। सो उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम किए एक ही मैच में। तो आपको क्या लगता है कि सिराज विल बी अ डेंजर फॉर ऑल अदर टीम्स इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप आल्सो? देखिए सिर्फ सिराज की बात ना करें, ओवरऑल इंडिया की पूरी टीम इस वक्त मेरे ख्याल में, बल्कि इस जीत के बाद और एशिया कप के बाद आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की जितनी भी क्रिकेट की टीमें हैं, डेफिनेटली उन्होंने एक दफ़ा बैठ के ज़रूर सोचा होगा कि इंडिया एक बहुत बड़ा ख़तरा इस वक्त बन गया है क्रिकेट में बाकी सारी टीमों के लिए। जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है, मिडल ऑर्डर है, अब बॉलिंग कमज़ोर समझी जाती थी, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हमने देखी तो यकीनी तौर पर हर टीम के हिसाब पे ये इंडिया की टीम ज़रूर सवार रहेगी और यकीनी तौर पर एक प्रॉपर प्लानिंग अभी से शुरू हो चुकी होगी वर्ल्ड कप के लिए। ट्रू सर। तो आशिक भाई, अब एशिया कप पे तो हमने काफ़ी बात कर ली, क्यों ना वर्ल्ड कप की तरफ चलें। तो आपको क्या लगता है कि एशिया को फ़तह करने के बाद हिंदुस्तान क्या दुनिया को भी वर्ल्ड कप में फ़तह कर लेगा कि नहीं? देखें जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है और वहाँ पर कंडीशन इस तरह की नहीं होंगी जिस तरह की श्रीलंका में थी। ओवरकास्ट कंडीशंस, बॉलिंग पिचेस, ऐसा नहीं है। इंडिया में आप देखें जहाँ भी क्राउड आता है देखने के लिए, तो ग्राउंड्समैन भी कोशिश करते हैं कि पिच इस तरह की बनाई जाए जो बैट्समैन को फेवर करे, छक्के चौके लगते हुए नजर आए और ज़्यादा क्राउड जो है वो खुश-खुश अपने घर जाए, ना कि ये 50 पे जैसे पूरी टीम आउट हो गई। तो इंडिया में इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी, पिचेज़ आपको बैटिंग पिचेज़ ज़्यादातर मिलेंगी। हाँ, उसपे थोड़ा-सा स्पिन होगा, तो जिस टीम के पास अच्छे बैट्समैन और अच्छे स्पिनर्स होंगे, उनके चांसेस बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये सिराज, बुमराह और मेरे ख़्याल में शामी या दूसरा जो उनका अटैक है, ये कुछ इतना खातिर-ख़्वाह इज़ाफ़ा नहीं कर पाएगा इंडिया की परफ़ॉर्मेंस में, लेकिन जो मानी रखेंगे, वो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जो अभी थोड़े से शायद अनफिट हैं, शायद फिट हो जाएँगे वो वर्ल्ड कप तक। वाशिंगटन सुंदर और उनकी बैटिंग लाइन, इंडिया की बैटिंग लाइन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, वो उनके लिए होगा ट्रम्प कार्ड। अगर मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज हमने जल्दी-जल्दी इस सेशन को रैप करना है, बात करें पाकिस्तान टीम की, तो एक ऐसा एशिया कप खेला है पाकिस्तान में कि सारे ही इंजर्ड होके घर आ गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अब मुश्किल वक़्त है, उनको चाहिए कि जल्दी से अपनी स्ट्रैटेजी को रिविज़िट करें और कहीं न कहीं मेरे ख़्याल में नए बॉलर के साथ जो बॉलर हमें एक मिसिंग होगा नसीम शाह की सूरत में, उसके लिए एक बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट ये किया जा सकता है कि इमाद वसीम को टीम में शामिल किया जाए और पहले उनको बॉलिंग करवाई जाए शाहीन शाह अफरीदी के साथ, ताकि वो शुरू में एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो विकेट्स लेने में या एटलीस्ट रन रोकने में आपकी मदद करे। बाकी हमारी बैटिंग लाइन तो कुछ ना कुछ गुज़ारा कर ही गई है, लेकिन अभी देखें हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जब भी कोई शिकस्त होती है, तो पूरी टीम को ऊपर से लेके नीचे तक राइट लेफ्ट कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान बोर्ड ऐसा कुछ नहीं करेगा, जो बैट्समैन्स खेल रहे हैं, परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। बाबर को भी मौका दिया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि जी शादाब को हटाया जा रहा है और इब्रार को लाया जा रहा है। लेकिन मैंने ये लास्ट टाइम भी कहा है कि जितना एक्सपोज़र या जितना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शादाब के पास है, वो इब्रार के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं टीम कॉम्बिनेशंस यही होना चाहिए जो हमारा इस वक़्त है। हारिस फिट होके वापस आ जाएँगे, तो हमें एक सिर्फ़ जो शाहीन शाह अफरीदी को सपोर्ट करने के लिए शुरू में एक बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला है आने वाले वर्ल्ड कप में।
यासिर भाई, वही सवाल आपकी तरफ, क्या इंडिया फतह कर पाएगा दुनिया को, वर्ल्ड कप का चैंपियन बन जाएगा? और यहाँ पे एक बात आशिक भाई ने बड़ी मज़ेदार की थी कि इनको लगता है कि स्पिनर्स का दौर होगा, और मेरा ये कहना है कि सईद अजमल के बाद पाकिस्तान ने स्पिनर प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के स्पिन के बारे में क्या चांसेस हैं? ये इब्रार और शादाब के जो है ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस बारे में? लेकिन देखिए, सबसे आपका पहले पहला इंडिया, सवाल पहला इंडिया सवाल कि उस इंडिया फातेह हो सकता है, तो जी बिल्कुल चांसेस हैं, उनका होम ग्राउंड है, हुँ, कंडीशंस उनकी अपनी हैं, फिर उस सबसे बढ़कर जो एक थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है, वो भी आप नज़र में रखें कि कहीं न कहीं प्लस माइनस करने में वो बड़े माहिर हैं। तो हमें ये भी पॉइंट ज़हन में रखना होगा कि हाँ, कहीं पे भी अगर थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सर जोड़ के बैठ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि बाकी पाकिस्तान को हम अगर साइड पे रख के सोचें, तो सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं है, ये एशिया कप नहीं है कि इंडिया इतनी आसानी से सारी टीमों को मार के निकल जाएगा। वहाँ ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है, वहाँ इंग्लैंड भी खेल रहा है, वहाँ न्यूज़ीलैंड भी है। मेरे ख़्याल हुँ, में इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए कि अब एशिया कप को आप 1 मैच को या 2 मैचेस को पाकिस्तान और श्रीलंका को सामने रख के ना बात करें। उससे पहले की भी आप परफ़ॉर्मेंस देखें कि श्रीलंका के अगेंस्ट वही टीम इंडिया की खेली है, और मतलब एक आखिर तक वो मैच गया, और एक टफ़ मैच हमें देखने को मिला। इस तरह से पाकिस्तान का भी 1 मैच गलत गया है, ख़राब परफ़ॉर्मेंस रही है। तो 2 मैचेस की बुनियाद पर हम इंडिया को फिर से चाँद पे ले जाएँ क्रिकेट में भी, तो ये गलत होगा, क्योंकि बाकी हुँ, हुँ, टीमें भी हैं और बिल्कुल चांसेस हैं इंडिया के, नो डाउट होम ग्राउंड है, कंडीशंस उनके फ़ेवर में है, लेकिन बाकी टीमों का भी डेफ़िनेटली एक ख़ास अपना एक मकाम है, जो कि वो डेफ़िनेटली वर्ल्ड कप में हमें शो करेंगी। दूसरा सवाल था कि स्पिनर्स, तो बिल्कुल स्पिनर्स से पहले जाने से पहले मैं आपको एक बात, जो पाकिस्तान के लिए टीम के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन इस वक़्त 2 बनी हुई हैं। एक तो ये खबरें आ रही हैं कि डग आउट में जो मीटिंग हुई है बाबर आज़म की, उसने भी एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट डाला है पूरी कौम पे और फिर पूरे क्रिकेट हलकों में, तो वो भी एक बहस बनी हुई है। और उसके साथ-साथ ये है कि अगर हमारे जो इंजर्ड बॉलर्स हैं वो नहीं होते, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं, क्योंकि सुनने में जिस तरह खबरें सोशल मीडिया पर बाकी हम लोग देख रहे हैं, मोहम्मद आमिर की तरफ वापस पलटा जा रहा है, या उससे कहीं न कहीं क्योंकि हुँ, पीसीबी का भी एक ट्वीट है, शायद वो इतना इफ़ेक्टिव ना हो या गलत हो, क्योंकि चीज़ें साबित होने में वो टाइम लग रहा है। तो कहीं न कहीं अब पाकिस्तान को वापस अपने उन फ़ास्ट बॉलर की तरफ भी देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर नसीम शाह या बाकी हमारा कोई भी बॉलर जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो। हाँ, हाँ। तो सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा स्पिनर्स, और इस पे डिस्कस करने पहले मोहम्मद आशिक भाई से मैं एक बात करना चाहूँगा, जहाँ पे आमिर को वापस लेके आने की बात की जा रही है। आपका इसके बारे में क्या राय है? क्योंकि जिस तरीके से वो छोड़ के गए हैं, उसके बाद उनको वापस उनका कमबैक होना, उसके पीछे बड़े इखलाकी तकाज़े भी और एक डेट्रम भी शामिल होता है। और दूसरी चीज़ ये कि मोहम्मद आमिर ने एक दफ़ा एक एलिगेशन लगाई थी कि पाकिस्तान अपने फ़ास्ट बॉलर्स का ख़्याल नहीं रखता, और शायद ये चीज़ हमें कुछ ना कुछ सच भी नज़र आ रही है, स्पेशली जिस तरह से हमारी इस दफ़ा टीम इंजर होके बैठी है। तो इन 2 पॉइंट्स के बारे में आप आशिक भाई क्या बोलेंगे? सर मैं पहले इस पे बात करूँगा कि जो टीम इंजर्ड होके बैठी है, हमें हुँ, कहीं न कहीं अभी भी लड़कों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि तुम्हें अगर एक मैच में रेस्ट दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अगला मैच नहीं खेलोगे। तुम हमारे हुँ, मेनस्ट्रीम बॉलर हो, तुम अगले मैच में लाज़िम आओगे। कहीं न कहीं मैं पहले भी शायद ये बात कर चुका हूँ, आप देखें, आप नेपाल के खिलाफ भी शाहीन हारिस और नसीम को लेके खेले, बांग्लादेश के खिलाफ भी आप शाहीन हारिस और नसीम को लेके खेले, जबकि हुँ, उनके खिलाफ मेरे ख्याल में दूसरे लड़कों को चांस दिया जा सकता था। और कहीं न कहीं जब इतनी फटीग होगी एक बॉलर पर, तो वो डेफिनिटली इंजरी की तरफ जाएगा। अब डरते डरते क्यों हैं हमारे बॉलर्स? अगर नसीम को रेस्ट दिया या हारिस को रेस्ट दिया या शाहीन को रेस्ट दिया, ज़मान खान आया, मैच में 5 आउट कर दिए, तो कहीं न कहीं फिर मैनेजमेंट के भी दिमाग में आता है अगला मैच में किसको चांस दें। ठीक है जी, ये तो हो गई वो वाली बात कि हमारे प्लेयर्स रेस्ट नहीं करते, इसलिए इंजरी की तरफ जाते हैं। और जैसे कि बात आपने की आमिर की, मेरे ख़्याल में अब आमिर का जो दौर है वो गुज़र गया है। उसको अभी बिल्कुल। जैसे वो एक सोशल मीडिया पे वो बैठते हैं और सनसनी फैलाते हैं, ही इज़ गुड इन दैट, ही शुड कंटिन्यू दैट ओनली, और जो लीग्स चल रही हैं उसमें वो खेलें और अपना एग्रेशन दिखाएँ। क्योंकि रिसेंटली पहले भी बात कर चुका हूँ कि क्रिकेट जो है जेंटलमैन्स की गेम है। उन्होंने पीएसएल में या दूसरे टूर्नामेंट्स में जो उन्होंने एग्रेशन दिखाया है, मेरे ख़्याल में वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो जाते हो और आप टीम से बाहर जा रहे हो, तो इस तरह जाओ कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। और ट्रू। अगर आमिर को वापस लाया भी जाता है, तो वो कहीं न कहीं मेरे ख़्याल में बोर्ड की एक नाकामी है। उनको चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है नीचे, उसमें दूसरे बॉलर्स भी हैं, उनको मौका दिया जाए, ना कि फिर वही पुराने तिलों को रगड़ के तेल निकालने की कोशिश की जाए। बिल्कुल। जी, तो यासिर भाई, स्पिन बॉलर्स का जो रोल है, इस पे हम बात कर रहे थे, और ये जो हम बात कर रहे थे रिप्लेसमेंट ऑफ शादाब
और मेरा जो कहना है कि शायद हमारे पास अब स्पिन बॉलर के अंदर वो गेम ही नहीं रहेगी जो होती थी पाकिस्तान में। सकलैन का दौर था, अब्दुल कादिर का दौर था, मुश्ताक अहमद का दौर था। लेकिन अजमल को जब ठीक है उनके एक मुतनाज़ा बॉलिंग एक्शन पे उनको हमने निकाल दिया या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने निकाल दिया, अब वो एक्शन भी दोबारा अलाउ कर दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत अच्छा स्पिनर लूज़ कर गए हैं। तो क्या पाकिस्तान के पास एक जेन्युइन स्पिनर मौजूद है, जो हमें इस गेम के अंदर कोई एज दे सके? देखिए, इस वक़्त उसामा मीर की बात करते हैं, वो बैठा हुआ है, फिर उसके अलावा इब्रार बैठा हुआ है, लेकिन बात वही है कि दोनों नए नए बॉलर हैं। भले उन्होंने जो हमारी लोकल लीग्स हैं, उनमें बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट कहीं और जाके देखी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल एक स्पिनर में जो वो एक गैप है हमारी टीम में, वो डेफ़िनेटली है और वो शायद हुँ, इस वर्ल्ड कप में भी हमें नज़र आएगा। असल में गलती कहाँ पे हुई है कि हमने पिछले 6 महीनों से या 8 महीनों से अपने फ़ास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जितनी तवज्जो दी है, शायद हमारी मैनेजमेंट ने उतना टैलेंट हंट करने की कोशिश नहीं की है स्पिन बॉलिंग में। तो यही एक मुझे बड़ी नाकामी लगती है कि अब भी आप जाके अगर इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग करवा दें, उससे दूसरा जो एक नया लड़का है सलमान आगा उससे बॉलिंग करवा दें, तो ये मतलब खाली जगह तो पुर हो रही है, लेकिन आपको एक प्रॉपर जो है वो बॉलर मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को ये कमी इवन के वर्ल्ड कप में भी ये रहेगी। श्योर। सर क्रिकेट जो है सिर्फ़ इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका का खेल नहीं है, 10 और टीमें भी इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। तो मैं आप दोनों से बारी-बारी एक-एक मुल्क की टीम के बारे में पूछूँगा और मैं रिपीट नहीं करूँगा मुल्क, तो आप लोगों के क्विक ओपिनियंस मुझे चाहिए होंगे उन टीमों के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं आशिक भाई से। आशिक भाई, अफ़गानिस्तान की टीम क्या करेगी इस वर्ल्ड अफ़गान कप में? कोई अपसेट अफ़गानिस्तान कर सकती है? नहीं, कोई ख़ास अपसेट तो नहीं वो कर सकते, लेकिन वो एक बहुत अच्छा यूनिट है, उसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे राशिद है, नबी है और हुँ, वो लोग ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम को खुद लेके बेचारे चल रहे हैं। तो उनको हमारी हुँ। सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान कोई ख़ास इतना बड़ा इस वर्ल्ड कप में अपसेट कर पाएगी। यासिर भाई, ऑस्ट्रेलिया, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? ये तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ एशिया में आके साउथ एशिया को फ़तह कर लेगा और एशिया ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में बातें करते रह जाएँगे और ये कप जो है यहाँ से इस खिते से उठ के जो है ना ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएगा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जी टफ टाइम देगा। एक छोटी टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से क्रिकेट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में और जिस तरह से हुँ, टीम कॉम्बिनेशन उनका है, तो डेफ़िनेटली वो बिल्कुल सारी टीमें इंक्लूडिंग इंडिया और इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो बड़ा टफ टाइम देंगे ऑस्ट्रेलिया। आशिक भाई, इंग्लैंड के बारे में क्या कहते हैं? वैसे भी उनको जो है ना सब कॉन्टिनेंट फ़तह करने में काफ़ी महारत हासिल है। जी, लग भी यही रहा है कि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम अनाउंस कर दी है और एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन लेके वो उतरे हैं और हुँ, हुँ। आपने रिसेंटली देखा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है। बेन स्टोक्स हैं, वुड है, विली है और ऊपर जो रूट हैं, इस तरह के उनके पास एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इंग्लैंड जो है ना वो वन ऑफ द फेवरेट्स इंग्लैंड होगा, लेकिन अभी शायद आप पूछें किसी और यासिर भाई से पूछें शायद आप, लेकिन मेरी फेवरेट टीम इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका होगी। जिस तरह उन्होंने रिसेंटली परफॉर्म किया है और उसी को कहने हैं पंजाबी जो फेंटा उन्होंने लगाया है, मुझे ये वर्ल्ड कप नज़र आ रहा है कि इस वर्ल्ड कप में आपको ये छोटे-छोटे स्कोर बहुत कम नज़र आएँगे। 250, 240, 230 इस वर्ल्ड कप में आपको बहुत ज़्यादा जो स्कोर्स हैं वो 300 प्लस नज़र आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। राइट। यासिर भाई, बांग्लादेश के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख़्याल में एशिया कप की परफ़ॉर्मेंस को देखते हुए, उनके टीम कॉम्बिनेशन को या टीम सिलेक्शन को देखते हुए कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं होगी। छोटी टीमों के साथ बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जब बात हायर टीमों के साथ आती है तो नहीं कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा बांग्लादेश की टीम से। ग्रेट। आशिक भाई, नीदरलैंड के बारे में आपका क्या कहना है? कहीं हर अ, दफ़ा जो ये इस तरह की टीमें होती हैं पाकिस्तान को ही हरा देती हैं, तो आपका क्या ख़्याल है? मतलब आप ये मैनेजमेंट को आप कहीं न कहीं ठीक कह रहे हैं, जो मैं कह रहा था कि नेपाल के खिलाफ पूरी स्ट्रेंथ लेके क्यों उतर रहे हो और हुँ, बांग्लादेश के खिलाफ पूरी स्ट्रेंथ लेके क्यों उतर रहे हो? आपको नीदरलैंड से भी डर लग रहा है। नीदरलैंड हुँ, में हुँ। 1-2 अच्छे एक्सपेक्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में वही जो हमने पहली बात की जो यासिर भाई भी कह रहे हैं बांग्लादेश के बारे में सेम ही होगा। नीदरलैंड भी कुछ ख़ास कर नहीं पाएगी इस वर्ल्ड कप में। यासिर भाई, वैसे तो आशिक भाई ने अपनी फ़ेवरेटिज़्म शो कर दी है, लेकिन साउथ अफ्रीकन का रीसेंट फैंटा हमने भी देखा है। आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकन टीम जो है, ये कप एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से छीन कर सीधा-सीधा अफ्रीका ले जाएगी?
देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि 1 या 2 मैचेस की परफ़ॉर्मेंसेस काउंट नहीं होती हैं। आपकी कुछ 6-8 महीने की परफ़ॉर्मेंसेस रेगुलर और फिर कंडीशंस डिफरेंट रहती हैं। आप जिस ग्राउंड में खेल रहे थे वहाँ डेफ़िनेटली कंडीशंस बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होंगी, या वो दिन जिस तरह से सिराज का था, उसने 6 विकेट्स ले गया और 4 विकेट्स 1 ओवर में निकल गई। तो देखिए, हर दिन जो है क्रिकेट में एक नया दिन होता है और हर वेन्यू डिफ़र होता है दूसरे वेन्यू से। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना बड़ा मार्जिन या इतनी बड़ी जो बात होगी कि साउथ अफ्रीका, हाँ, कहीं न कहीं जाके वो सेमीफ़ाइनल तक हम अगर उसे कंसीडर करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ उससे अच्छी टीमें इस वक़्त मौजूद हैं। सॉरी, ग्रेट, ग्रेट। ज़ैद जी, भाई, मैं जी, आपको आशिक कट भाई। करूँगा। क्यों ना हम दोनों अपनी एक-एक फ़ेवरेट टीम बता दें अभी से वर्ल्ड कप के लिए, और फिर आप नेक्स्ट जब भी सेशन होगा वर्ल्ड कप के बाद, आप इसी तरह वो वीडियो चला के बताना कि भई इसने ये कहा था, इसने ये कहा था। सर, आपको लगता है कि मैं छोड़ने वाला हूँ? ये मेरे प्लान में शामिल है। मैं अब भी समझता हूँ कि फाइनल में अगर इंडिया पाकिस्तान होता तो यकीनी तौर पर सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती। ये श्रीलंका वाले बेचारे मार खा गए और आप यकीनी तौर पर इंडिया की पूरा तरफ वतन से। मार खा गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और ये चलो। मार सदियों सर, याद रहेगी उन्हें। जी। बिल्कुल सर, वर्ल्ड कप की तो बातें होती रहेंगी। ये जो सुपर फिक्स वाले टेप बॉल के साथ 8 मुल्कों को लेके बैठ गए हैं, वर्ल्ड कप 10 मुल्क हैं, हम 8 मुल्क लेके आ गए हैं। जिसके अंदर क्रिकेट प्लेइंग नेशंस भी हैं और नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जैसे ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो डेफिनेटली क्रिकेट खेलती हैं, मतलब लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ हैं। इन सबको का एक मुकाबला और गठजोड़ कराने लगे हैं 1, 2, 3 दिसंबर में इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएई की खुशी को दुबाला करते हुए। तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या होने वाला है? ये हम स्टार्ट करते हैं यासिर भाई, द मीडिया गाय, मीडिया डायरेक्टर ऑफ देखिए, सुपरफिक्स। अक्सर बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सुपर फिक्स का जो सीज़न 1 है दुनिया के लिए एक मिसाल बना है और उसकी कामयाबी के सबूत हमें अपनी व्यूवरशिप के ज़रिए और बाकी जो हम लोग बाद में चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पे, इस बात की गवाही देती हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा था। मैं तो अब ये कहता हूँ कि जितनी एक माशाल्लाह से एफ़र्ट्स हो रही हैं सुपर फिक्स के लिए, आईसीसी को इस बात पे सोचना चाहिए कि टेप बॉल को भी ये रिकॉग्निशन जो है क्रिकेट में मिलनी चाहिए। और जितनी एफर्ट्स और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए, अगर एक कंट्री की बात होती है, पाकिस्तान में तो बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स यूएई में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में आ रहे हैं, फिर बाकी कंट्रीज़ के इंक्लूडिंग इंडिया और बांग्लादेश के भी सब आ रहे हैं, अफगानिस्तान की भी मैं शायद सुनने में आ रहा है कि वो भी प्लेयर्स होंगे। तो मतलब ये एक इंटरनेशनल लेवल टेप बॉल में स्टार्ट हो गया है, जिसे आईसीसी के अम्ब्रेला के नीचे होना ज़रूरी है। कोई ना कोई ऐसा इवेंट सुपर फिक्स को देखते हुए आईसीसी को अनाउंस कर देना चाहिए। मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो जितनी टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल यकीनी तौर पर हम लोग जो ऑफ़िशियल क्रिकेट वर्ल्ड कप हम टेप बॉल में देखेंगे, तो वो बिल्कुल हो सकते हैं और कॉपी पेस्ट फॉर्मेट यही होना है जो कि सुपर फिक्स लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो आशिक भाई, एक्टिविटीज़ डायरेक्टर सुपरफिक्स, कोई नई एक्टिविटी, कोई नई मज़ेदार चीज़ अनाउंस करने लगे हैं आप इस इवेंट के बारे में जो 1, 2, 3 दिसंबर को शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है? जैसे हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि उम्रे के टिकट्स होंगे, बहुत सारे इनामात होंगे, बहुत सारी एंटरटेनमेंट होगी, लाइव परफॉर्मेंसेस होंगी और एक पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज होगा। तो जो लोग भी हमें सुन रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि सुपर फिक्स टेप बॉल चैंपियनशिप में ज़रूर आएँ, और छुट्टियों के दिन होंगे 1, 2 और 3 दिसंबर। आपको पता है कि यूएई का वेदर जो दिसंबर में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो डेफ़िनेटली ये एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज होगा फैमिलीज़ के लिए, और जो भी क्रिकेट लवर्स हैं वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि क्रिकेट के साथ-साथ जो इनामात आपको जीतने को मिलेंगे और स्पेशली जो उम्रे की सआदत आपको हासिल होगी, हर दिन 2 उम्रे के टिकट दिए जाएँगे, बल्कि पैकेजेस दिए जाएँगे। तो वो डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छा मौका है सबके लिए, एक सुनहरी मौका है वो इनामात जीतने का, और इस इवेंट का हिस्सा ज़रूर बनें, क्योंकि अच्छी क्रिकेट के साथ-साथ बहुत सारे इनामात। और यहाँ पे ये कहना भी बड़ा ज़रूरी है कि इससे जो लोकल प्लेयर्स को बूस्ट मिल रहा है, आपने कहा कि जो इंटरनेशनल टीम्स अच्छा नहीं कर रही लेकिन खेल रही हैं, तो टेप बॉल में ये तकरीबन सारी टीम्स अगर देखा जाए तो एक ही पल्ले की टीम्स हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि ओमान की टीम जो थी सुपर फिक्स की टीम में के टूर्नामेंट में, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह दूसरी टीम्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो सऊदी अरेबिया की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, वो ये 1, 2, 3 दिसंबर को अपना जो है ना टाइम फिक्स कर लें। हम उन सबको मिलेंगे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में फॉर द सुपर फिक्स टेप बॉल चैंपियनशिप सीज़न 2। That's great. अच्छा, तो बिफोर साइनिंग ऑफ, फाइनल क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, यासिर भाई एंड आशिक भाई।
वर्ल्ड कप 2023 कौन-सी टीम जीत रही है? यासिर भाई सबसे पहले आप बताएँ। देखिए जी, हमदर्दियाँ तो सारी पाकिस्तान से हैं और बीइंग हुँ, पाकिस्तानी, दिल भी पाकिस्तानियों के साथ ही धड़क है, तो होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की परफ़ॉर्मेंसेज़ बाकी टीमों की कॉम्बिनेशंस हैं, तो इंडिया फ़ेवरेट टीम है वर्ल्ड कप के लिए। ग्रेट। आशिक भाई, आपका क्या या कहना है? जी, मैं साउथ अफ्रीका कहूँगा कि इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम नज़र आ रही है। देखते हैं हुँ, इंशाल्लाह क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच आशिक भाई। मेरे बहुत प्यारे नाज़रीन, आप सबको जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो कॉम्पिटिशन अनाउंस किया हुआ था, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर हम इस पेज के अंदर पोस्ट कर देंगे और जो लोग जीते हैं उन सबको एडवांस मुबारकबाद मेरी तरफ से, आशिक भाई की तरफ से, यासिर भाई की तरफ से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस दफ़ा दोबारा सुपर फिक्स वर्ल्ड कप एनालिसिस के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।